श्रीनगर के बटमालू इलाके से, जहां पर मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों को, लेकिन इस बीच बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इलाके में हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहां सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की और दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल 3 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। श्रीनगर का ये बटमालू इलाका, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था, सूचना मिली थी आतंकवादियों के यहां पर छिपे होने की, जिसके बाद फोर्सेस वहां पहुंची, ऑपरेशन चलाया गया। और जानकारी के साथ इस वक्त अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट है इस पर, डिटेल दीजिए। मीनाक्षी, दरअसल रात के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई थी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में बटमालू इलाके में, जो श्रीनगर का सबसे व्यस्त गुंजान आबादी वाला इलाका है। वहां पर पुलिस को खबर मिली थी कि एक घर के भीतर 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं वो छुपे हो सकते हैं। उसके बाद रात में ही तलाशी अभियान शुरू हुआ था। रात के करीब 3 बजे जो है सुरक्षा बलों ने उस घर को घेरा जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और उसमें पहली जो फायरिंग हुई है उसमें एक महिला की मौत हुई है, क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हुई है। और उसके बाद पूरे इलाके को खाली कर दिया गया और मुठभेड़ में 3 शव बरामद हुए हैं सुरक्षा बलों को, जिनकी पहचान हो रही है और माने जा रहे हैं कि यही 3 आतंकी इस घर में छुपे हुए थे। एक डिप्टी कमांडेंट जो सीआरपीएफ का है वो भी घायल हुआ है, एक सीआरपीएफ का जवान भी जख्मी हुआ है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुछ ही देर बाद करीब 11 बजे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल जो हैं दिलबाग सिंह और आईजी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से खुलासा करेंगे कि ये जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनकी पहचान क्या हुई है और उनका किस किस आतंकी घटना में हाथ था। शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। आपसे हम आगे भी इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। रुक करते हैं इस वक्त अगली खबर का। बात सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। जहर दिया गया या नहीं, सवाल बना हुआ है, लेकिन इस राज से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम एम्स की टीम को सुशांत के विसरा की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की नजर सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर भी है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट का दोबारा दरअसल परीक्षण किया गया था। एम्स के डॉक्टर्स पूरे विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपनी आखिरी ओपिनियन रविवार को वो देंगे, जहां काफी हद तक ये तस्वीर साफ होने की संभावना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। बॉलीवुड में लेकिन जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है, एनसीबी का एक मेंबर इस बीच कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, जिसके बाद कल श्रुति मोदी और जया साहा की पूछताछ को रोकना पड़ा। दोनों को जल्द ही दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी के मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एनसीबी दफ्तर के बाहर आज सैनिटाइजेशन का काम हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के दफ्तर के सामने बड़ी हलचल है। इस वक्त देखिए ऑफिस को और अंदर प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर कर्मी सैनिटाइजेशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल खबर आई थी कि दिल्ली से जो एसआईटी टीम बनाई गई थी उसमें से एक व्यक्ति को कोरोना हो गया है। उस व्यक्ति को, ऑफिसर को आइसोलेट कर दिया गया है और बाकी लोगों की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है, लेकिन मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अब कोई चांस नहीं लेना चाहते और यही कारण है कि अब सैनिटाइजेशन की प्रोसेस यहां पर शुरू कर दी गई है, जिससे कोरोना वायरस का कोई खतरा आने वाले दिनों में पैदा न हो। कैमरा पर्सन नितिन वर्मा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और इस वक्त पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पंकज, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि सैनिटाइजेशन का काम एनसीबी ऑफिस के बाहर हो रहा था। हालांकि जया साहा, श्रुति मोदी से कल तो पूछताछ नहीं हो पाई, लेकिन अब आगे उनसे कब पूछताछ हो सकती है? और दूसरी बड़ी बात ये विसरा रिपोर्ट जिसका इंतजार है, कब तक आ सकती है और कितनी उम्मीद सीबीआई को इस प्रूफ से होगी? तो मीनाक्षी, सबसे पहले दर्शकों को यह खबर दे देना चाहते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जो प्रीमाइसेस है, यहां सैनिटाइजेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर अब कोई और आरोपी आते हैं, यानी अगर कोई और गिरफ्तारी होती है तो यहां पर पूछताछ हो सकती है। यहां पर आला अधिकारी जो है एनसीबी के मुंबई के, वो पहुंच चुके हैं। जोनल हेड समीर वांकेटे इस वक्त अंदर हैं। पहले भी तमाम अधिकारियों ने कहा था कि पैंडेमिक को देखते हुए इस सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा पूरी प्रोसेस को। और सुबह से हमने देखा कि पूरे इलाके को बाहर और अंदर जितने भी यहाँ पर फ्लोर्स हैं जहां पर आरएमपी को लेके जाया जाता है, जहां अफसरान बैठते हैं, उसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। यानी जो पहले आशंका जताई जा रही थी क्या इसके बाद पूरी प्रक्रिया पर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर एक हॉल्ट आ जाएगा, नहीं,
पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। अगर कोई नए अक्यूज आते हैं तो उनको यहां पर लाया जाएगा। गाड़ी यहां पर तैयार है। क्रिस कोस्टा जो कि गोवा से ड्रग डीलर थे, आज उनको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको सेशंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। शायद उनको जुडिशियल कस्टडी ही मिलेगी। अब आते हैं मेन खबर पर। पंकज, आपके पास में आती हूँ, ये मैं आपसे डिटेल में इस पर जवाब लूंगी। पंकज, हमारे साथ अभिषेक इस वक्त अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं। अरविंद, विसरा रिपोर्ट का जिक्र देखिए, पंकज भी कह रहे हैं कि इसका इंतजार सीबीआई को सबसे ज्यादा है, क्योंकि सीबीआई को इस सच से पर्दा उठाना है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को क्या हुआ। हत्या थी, आत्महत्या थी, लेकिन 20% विसरा, 20% विसरा जो बचा हुआ था उसकी दोबारा से जांच हुई है। कितनी उम्मीदें सीबीआई को होगी इससे, और कब तक ये रिपोर्ट आ सकती है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी एजेंसी को अगर इस तरह की कोई संदिग्ध मौत होती है तो कोई भी एजेंसी हो, वो ज्यादातर डिपेंड होती है वो विसरा रिपोर्ट पर डिपेंड होती है। इसके अलावा पैरेलल में वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन विसरा रिपोर्ट से आपको ये पता चल सकता है कि किसी शख्स की मौत हुई है, उसकी मौत के पीछे क्या कोई जहर है, उसको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये काफी कुछ विसरा रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। विसरा रिपोर्ट से वो तमाम जानकारियां कि कब कितना खाना खाया था, कितने बजे खाना खाया था, टाइमिंग मौत की क्या है, ये वो तमाम चीजें हैं जो विसरा रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। पिछले काफी दिनों से सीबीआई की टीम ने यहाँ कैंप कर रखा था मुंबई में, तमाम लोगों से पूछताछ की, एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर आखिर में डिपेंड हुई है सीबीआई की टीम विसरा रिपोर्ट पर। और विसरा रिपोर्ट एम्स की फॉरेंसिक टीम को दिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने उसको एग्जामिन किया था। जो मुंबई पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग थी और मुंबई के डॉक्टरों की, वो भी शेयर की गई थी। कुछ क्वेरी थी एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, उन्होंने सीबीआई से शेयर की। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो अस्पताल है कूपर अस्पताल, वहां पर भी टीम गई थी। तो सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अब मीटिंग होगी एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से और उससे काफी कुछ क्लियर होगा। काफी कुछ नहीं मीनाक्षी, मैं कहता हूं कि काफी से मतलब एक समझ लीजिए जब बहुत कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। एम्स की जो फैक्ट फाइंडिंग है विसरा रिपोर्ट की, वो, उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, इससे काफी कुछ क्लियर होगा कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या थी। ठीक है, शुक्रिया अरविंद आपका भी और पंकज आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे आगे हम लेते रहेंगे। लेकिन बात अब एलएसी की, तनाव की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। चीन इस बात से घबराया हुआ है और उसकी इसी घबराहट का नतीजा देखिए माइंड गेम्स के जरिए एक बार फिर नजर आ रहा है। सिंगापुर पर चीन की सेना पीएलए ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाकर पंजाबी गाने बजाने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है इसका मकसद भारतीय जवानों का ध्यान भटकाना। सूत्रों के हिसाब से खबर यह भी है कि चीन ने अपनी जिस चौकी पर लाउड स्पीकर लगाए हैं वो भारतीय जवानों की 24 घंटे निगरानी में है। एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। आज दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। कल हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक होंगे। की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव सावंत लद्दाख से जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, पहले आपका रुख करते हुए, चीन माइंड गेम्स खेलता हुआ आप दिखाई दे रहा है और ऐसी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोशिश ये हो रही है कि कम से कम दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो कम हो, मैच्योरिटी के साथ दो देश आपस में बात करें, माइंड गेम्स की स्थिति ना हो। लेकिन चीन इससे उलट जमीन पर दिखाई देता है। आप ग्राउंड पर क्या स्थिति देख रहे हैं, किस दिशा में परिस्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस मजबूती से भारत इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है उससे चीन खासा बौखलाया हुआ है। पिछले हफ्ते भारत और चीन दोनों के विदेश मंत्रियों के बीच यह समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के कोर कमांडर आपस में मिलेंगे और इस तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक मेरे पीछे देखिए, ये जो लेह एयरफील्ड है इसमें लगातार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना मजबूती से तैनात है। अतिरिक्त हथियार प्रणालियां, तोपें, टैंक
ये सब यहाँ पर लाए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और इससे दिखता है कि भारत कितनी मजबूती से यहाँ पर तैनात है। और चीन ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारत इतनी मजबूती से यहाँ तैनात होगा। इसीलिए चीन ये चाहता है कि भारत पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए कि भारतीय सेना उन ऊंचाइयों से पीछे हटे जो भारत ने करने से इनकार कर दिया है। अब चीन को पता नहीं चल रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, और इसीलिए यह बातचीत लगातार टलती जा रही है। इसके बावजूद कि विदेश मंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ था कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जाएगा, लेकिन चीन के कोर कमांडर अभी भी बातचीत के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। मीनाक्षी, गौरव हमें बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां अभी ग्राउंड पर बनी हुई हैं और चीन की तरफ से जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ तो जाते नजर नहीं आते। लेकिन संसद में भी आज का दिन बहुत अहम है। हिमांशु, देखिए, रक्षा मंत्री इससे पहले बयान दे चुके हैं संसद में, लेकिन आज एक बार फिर दोपहर 12 बजे वो बोलेंगे और विपक्ष के भी कुछ नेताओं को बोलने का मौका मिल सकता है। क्या उम्मीद आज के दिन संसद से की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो है राज्यसभा के अंदर स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिस तरीके से एलएसी के ऊपर जो है हालात बने हुए हैं, उसको लेकर किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है और चीन की घुसपैठ को पूरी तरीके से रोका है और नाकाम कर दिया है उनकी हर कोशिश को। ये बात पिछली बार भी राजनाथ सिंह ने कही थी, लेकिन तब राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बाद जो है कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। कल सर्वदलीय बैठक के अंदर यह तय हुआ है कि भारत की संसद से एक आवाज जानी चाहिए चीन के खिलाफ, और यही कोशिश है। और इसीलिए कल सर्वदलीय बैठक के अंदर यह भी तय कर दिया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद जो है विपक्ष की तरफ से 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, उनके जवाब भी रक्षा मंत्री देंगे। लेकिन इस पूरे एलएसी को लेकर चर्चा की जो बात है संसद के अंदर वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात है उस समय में अगर चर्चा होती है तो वो ठीक नहीं रहेगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा नहीं की जाएगी। इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार के हाँ में हाँ मिलाया और ये कहा कि ठीक है, रक्षा मंत्री स्टेटमेंट दे, लेकिन 2 से 3 सवालों के जवाब जरूर विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी रक्षा मंत्री देंगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि भले ही देर सवेर, लेकिन विपक्ष इस बात पे तो राजी हो गया कि एलएसी पे अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पुलिस फोर्स बन रही है जो अपनी एक्स्ट्रा पावर पर उड़ती दिखेगी। यूपी सरकार एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रही है जो बगैर किसी वारंट के न सिर्फ किसी की तलाशी कर सकती है बल्कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इसका मकसद हाई रिस्क वाली जगह की सुरक्षा है, लेकिन विपक्ष को अंदेशा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। योगी सरकार बना रही है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बिना वारंट के भी हो सकती है किसी के घर की तलाशी। तलाशी छोड़िए, वारंट बगैर हो सकती है गिरफ्तारी। और हां, एसएसएफ के एक्शन पर आप नहीं करा सकते मुकदमा। संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आपके अधिकारों को राज्य की तरफ से सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ बनाने का ऐलान किया है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इसे बनाने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि एसएसएफ को राज्य में बन रहे कई एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। एसएसएफ को ही यूपी में मेट्रो की भी सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। साथ ही यूपी के बड़े मंदिरों की सुरक्षा भी एसएसएफ ही करेगी। हाईकोर्ट से लेकर बड़े बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा भी एसएसएफ करेगी। साथ ही अगर कोई निजी संस्थान चाहे तो पैसे देकर एसएसएफ की सुरक्षा ले सकती है। वहां भी एसएसएफ के असीमित अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। 9,919 कर्मी कार्यरत इस बल में रहेंगे और इस 9,919 कर्मियों के लिए 5 बटालियन में प्रथम चरण में इसका गठन किया जाएगा और इसके साथ साथ लगभग इन पूरे व्यवस्था पर 5 बटालियनों पर 1 वर्ष में लगभग 1747 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। अब आप ये जान लीजिए कि इस एसएसएफ के पास कितनी अकूत पुलिसिया शक्ति होगी। एसएसएफ के पास अधिनियम के मुताबिक अगर विशेष सुरक्षा बल के सदस्यों को ये विश्वास हो जाए कि कोई भी अभियुक्त कोर्ट से तलाशी वारंट जारी करने के दौरान भाग सकता है या अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभियुक्त के घर और संपत्ति की तत्काल तलाशी भी ली जा सकती है। इसके लिए सर्च वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। अधिनियम के मुताबिक
ऐसी किसी भी कार्रवाई में सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बिना सरकार की इजाजत के न्यायालय भी विशेष सुरक्षा बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इस पर विपक्ष पूछ रहा है कि योगी सरकार जनता राज चला रही है या पुलिस राज। यह कानून केवल राजनीतिक लोगों को विद्वेष पूर्वक फंसाए जाने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के लिए, राजनीतिक, पत्रकार और सामाजिक लोगों पर दुरुपयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। आप पुलिस का रिफॉर्म करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उसमें एक बात तय कर लीजिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए, कोई पुलिस वाला किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर जेल भेजता है और उसमें गंभीर धाराएं लगाता है, बाद में व्यक्ति अगर निर्दोष पाया जाता है तो वही धाराएं उस पुलिस वाले पे भी लगनी चाहिए जिसने उसको जेल भेजा था, तभी जाके आप राजनीतिकरण से बच पाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, वहाँ के अलग अलग समाजों में भी SSF को लेकर कई सवाल सुलगने लगे हैं। क्या इससे पुलिस को असीमित अधिकार नहीं मिल जाएगा? अगर पैसे पर निजी संस्थान इसकी सेवा ले सकते हैं तो क्या इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकता है? अगर प्राइवेट अस्पताल इसका इस्तेमाल करें तो परिजनों और मरीजों का शोषण होगा, तो क्या उनकी आवाज SSF के बूटों के नीचे दबाया नहीं जा सकता है? जब औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए CISF जैसा फोर्स मौजूद है तो राज्य को इसकी जरूरत क्या है? क्या यूपी को का अधिनियम और संपत्ति वसूली जैसी हड़बड़ी में उठाया कदम नहीं है? क्या इससे आम आदमी की संवैधानिक सुरक्षा खत्म नहीं हो सकती है? क्या आर्टिकल 21 के तहत मिला संरक्षण SSF के सिपाही के विवेक का गुलाम नहीं हो जाएगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि इस एक्ट की फंक्शनिंग का आगे विस्तार नहीं किया जाएगा?